पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज मेलिटस के जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस थे, तो उसमें हमने माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस था डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसे हमने देखा था। इस वीडियो में हम दूसरा माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो नाम से यह स्पष्ट है कि नेफ्रोपैथी मतलब कि नेफ्रॉन से रिलेटेड है। और नेफ्रॉन्स जो होता है, ये जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है उसको ये परफॉर्म करता है। और जो हमारा किडनी होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब कि हमारा किडनी जो है वो मतलब कि लाखों नेफ्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और यही क्या करते हैं कि हमारा जो ब्लड है तो उसे फिल्टर करते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। और इस तरीके से ये फिल्टर का काम करता है किडनी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डायबिटीज़ के अंदर जो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो ये किस तरीके से नेफ्रॉन को डैमेज करता है। तो हम एक रफ डायग्राम देखते हैं कि सबसे पहले जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कटोरे जैसा होता है। और उसी में जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होता है, जहाँ पर जो हमारा ब्लड जो है वो आता है। और उसके बाद फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो होता है ये बोमेन्स कैप्सूल इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को। और इसके बाद जो होता है इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका मेनली जो काम होता है, सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो होता है हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होते हैं। तो उसके बाद ये जो ब्लड फिल्टर होता है तो फिल्ट्रेट जो है वो मतलब कि जो ग्लोमेरुलस स्पेस है उसमें जमा होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पीसीटी में आते हैं, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में जाते हैं, और उसी के बाद फिर जाते हैं डीसीटी में, उसके बाद कलेक्टिव डक्ट, और कलेक्टिव डक्ट के बाद जो है ब्लैडर में। तो इसका एनाटॉमी पे हम नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से डायबिटीज़ के केस में जो डैमेज होते हैं और किस तरीके से जो नेफ्रॉन्स डाइव होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होते हैं, तो वो जब किडनी में जाते हैं तो उसके बहुत सारे टीनी ब्रांचेस, बहुत ही जो पतले नैरो ब्रांचेस हो जाते हैं, जिसे आर्टेरियल्स कहते हैं। तो वो आर्टेरियल ब्लड को कैरी करता है और वो आता है यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके पास आता है। और नेफ्रॉन्स के पास जब आता है तो उसके बाद ये कैपिलरीज में मतलब कि इसका डिवाइड हो जाता है ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो है, तो ये क्या होता है कि इंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के जो इंटरनल जो लाइनिंग होते हैं, तो इस ये बना होता है जो इंडोथेलियल सेल्स है वो होता है, और इसके अराउंड जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा जिस आर्टेरियल के थ्रू जो ब्लड आता है नेफ्रॉन के पास, तो इसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्टेरियल। और
और जो ब्लड जाता है तो इसे बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियल। तो यहाँ से हमारा ब्लड आया और इसके बाद ब्लड गया कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में। और इसके जो इंटरनल, ये हमने मतलब कि बहुत ही रफ डायग्राम देखा है। मतलब कि ये क्या होते हैं कि अगर हम इमेजिनेट करें तो अगर एक बड़ा पाइप अगर यहाँ से आ रहा है तो ये क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और ये जो स्मॉल जो पाइप्स जो कैपिलरीज हैं तो इसके जो लाइनिंग होता है, इंटरनल लाइनिंग होता है, तो वो होता है इंडोथेलियल सेल्स। और इसके ऊपर जो है सपोर्टिंग के तौर पे होता है और फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और बेसमेंट, ये हमारा इंडोथेलियल सेल्स हो गया और इसके अराउंड जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और इसके जो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन्स होता है, जो कैपिलरीज का जो वॉल होता है, आउटर वॉल होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उस पे क्या होते हैं कि नेफ्रॉन्स के अंदर जो होते हैं, यहाँ इसके अराउंड जो होते हैं पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट सेल होते हैं। और वो सेल्स का जो उसे फूड प्रोसेसेस कहते हैं। उसके मतलब कि सेल के जो है प्रोसेसेस निकले, उसके भाग, जैसे किसी पेड़ का जो टहनी निकला होता है तो उसी तरीके से इसके कई ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फूड प्रोसेसेस। और जो है जो फूड प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के, तो वो क्या करते हैं कि ये इस पे मतलब कि कांटेक्ट में होते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट होता है, तो इसके कांटेक्ट में होते हैं। और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर हम अपने फिंगर्स को एक दूसरे से इंटरलॉक करें तो उस इस तरीके से ये संरचना बनाते हैं। अगर दो पोडोसाइट्स हैं तो उसके जो फूड प्रोसेसेस हैं, जो इसके ब्रांचेज है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के मतलब कि मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होकर के, और वे मतलब कि उसके मतलब हम बोल सकते हैं कि वो उससे लिपटे होते हैं, उससे कांटेक्ट में होते हैं। और ये फूड प्रोसेसेस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो इंटरलॉक होते हैं और उनके बीच में बहुत ही छोटे छोटे मतलब कि गैप्स बन गए। मतलब कि अगर हम अपने फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करें तो इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, तो इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस का। हमने बहुत ही रफ डायग्राम देखा है। तो मान लीजिए कि ये इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फूड प्रोसेसेस हो गए और इसके इंटरलॉक होते हैं, मतलब कि, और इसके बीच में जो होता है ये गैप होता है। और इसी के थ्रू जो होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो इसे हम अगर थोड़ा बड़ा में देखें तो ये हमारा हो गया इंडोथेलियल सेल्स। इसके बाद ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये हो गए पोडोसाइट्स के जो फूड प्रोसेसेस हैं, वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं। और उसी के बीच में जो होता है ये मतलब कि बहुत ही छोटा गैप होता है। वो इतना छोटा होता है कि उससे जो प्रोटीन्स है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रोटीन्स हैं, तो वो इससे मतलब कि पास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान जब हमारे कैपिलरीज में जब ब्लड आता है, तो वो मतलब कि तीन बैरियर्स को पार करता है। पहला एंडोथेलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा ये फूड प्रोसेसेस। और इसका जो नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन जो होता है,
तो ये इस तरीके से इनका ये बैरियर्स का काम करते हैं कि ये जो कुछ जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस है, जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए, या फिर जो मतलब कि जो यूरिन जो यूरिया होता है, तो ये सारे जो होता है, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, फिर जो सोडियम पोटेशियम जो होते हैं, तो ये सभी इसको मतलब कि पार कर सकते हैं, या फिर ग्लूकोज हो गया, तो ये आसानी से इनको जो है पार कर लेते हैं। और उसके बाद जो है जो इस जो फिल्ट्रेट है, जो सब्सटेंसेस छन कर आए, तो यहाँ पर मतलब कि जो ग्लोमेरुलस जो स्पेस होता है उसमें कलेक्ट होते हैं, और उसके बाद जाते हैं हमारे पीसीटी में। तो इस तरीके से जो है इसका नॉर्मल प्रोसेस होता है। और इसमें प्रोटीन्स जो है ये फिल्टर होकर के ये हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन्स के ट्यूबुल से उसमें ना जाएं और यूरिन के थ्रू बाहर ना निकले, इसके लिए ये मतलब कि फिजिकली जो साइज है ये तो है ही मैटर करता है कि साइज जो है वो आसानी से मतलब कि ये इतना छोटा होता है कि इससे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो वो इससे मतलब कि साइज में भी बड़े होते हैं, तो वो छन के नहीं जा सकते हैं। और दूसरा जो बैरियर इसका मतलब इसका क्वालिटी होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस प्रोटीन से बने होते हैं, या फिर जो पोडोसाइट्स के जो प्रोसेसेस हैं जो इंटरलॉक्ड हैं, तो इनके ऊपर जो है जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। मतलब कि इनका जो नेचर होता है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स के जो फूड प्रोसेसेस हैं, दोनों ही जो है ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो हमारा जो प्रोटीन्स है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, तो ये भी निगेटिवली चार्ज होता है। और जब ये कैपिलरीज में आता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कैपिलरीज में आते हैं यहाँ पर, तो पहला तो कि ये साइज में भी बड़े होते हैं, तो नहीं जा पाते हैं नॉर्मली हेल्दी सेल्स में, हेल्दी नेफ्रॉन्स में। और दूसरा कि ये भी निगेटिवली चार्ज, और एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं कि इसको रिपेल करते हैं, मतलब कि इसको धक्का देते हैं, इसको फोर्स करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो मतलब कि ये इधर मतलब सर्कुलेशन के थ्रू ही ये आगे चला जाता है, ये यहाँ पर क्षमता नहीं है। और कुछ अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी पार करके आ जाए, तो ये जो हमारा फूड प्रोसेसेस के जो नेगेटिवली जो इसका नेचर होता है, ये इसको जो प्रोटीन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसको रिपेल कर देते हैं, और वो दोबारा से जो है ये सर्कुलेशन में चल जाता है। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है कि किस तरीके से प्रोटीन्स नहीं मतलब कि लीक आउट होता है। और डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि चूँकि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो और चूँकि ये जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हो गए, या फिर जो पोडोसाइट्स हो गए, तो वो जो होते हैं उनको इंसुलिन का ज़रूरत नहीं होता, मतलब कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो अनदर मैसेंजर सेल्स होते हैं, तो वो भी जो होते हैं इंसुलिन के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें ग्लूकोज को इंटर करने के लिए इंसुलिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस तरीके से क्या होता है कि चूँकि इंसुलिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से जब हम ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आसानी से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सेल्स के अंदर चले जाते हैं। और जब इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, तो पिछले वीडियो में हमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो प्रोटीन से स्टिक होकर के और उन्हें डैमेज करता है, और उसके बाद एजीई फॉर्मेशन होता है, एडवांस ग्लाइकेशन इन प्रोडक्ट्स। और ये जो होते हैं ये मतलब कि हार्मफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये मतलब प्रोटीन्स जो है ये डैमेज्ड होते हैं। और साथ ही साथ जब ग्लूकोज जो है चूँकि ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड के भी जो प्रोटीन्स है, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, एलडीएल्स हो गया, तो इनसे भी स्टिक होकर के
ये एडवांस ग्लाइकेशंस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स एजी बनाते हैं। और ये भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जब एंडोथेलियल सेल्स के पास या फिर जो पोडोसाइट्स जो है तो उसमें आते हैं, तो वो उनके ऊपर भी एंडोथेलियल सेल्स हो गया या फिर पोडोसाइट्स हो गया या फिर मेसेंजियल सेल्स हो गया, तो इनके ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं एजीई के लिए। और सेम प्रोसेस होता है कि एजीई इनको एक्टिवेट करता है और एक सिग्नल, डेंजर सिग्नल जाता है और इनके अंदर जो है इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आरओएस का प्रोडक्शन होने लगता है और ये क्या होता है कि टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और डैमेज करते हैं। तो फाइनली जो होता है, जो सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि और जो हमने ये फूड प्रोसेसेस देखे थे, इसके जो सेल्स जो होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा सेल्स हो गया, सेल्स हो गया और इसी का ब्रांचेस जो है, ये सब ब्रांचेज हैं। तो बहुत ही रफ डायग्राम है। तो ये जो पोडोसाइट्स हैं और इसके जो फूड प्रोसेसेस है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो उससे इंटरलॉक्ड होते हैं और ये क्या करते हैं कि एक बैरियर बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि मेनली जो है तीन बैरियर्स होते हैं, इंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फूड प्रोसेसेस। और साथ ही साथ जो हमारे कैपिलरीज जो है, क्योंकि ये एक गुच्छे की तरह होते हैं ग्लोमेरुलस गोमेस के कैप्सूल के अंदर। ये कैपिलरीज को जो है मतलब कि एक शेप में रखने के लिए, मतलब कि एक मतलब कि उसे बांध कर रखने के लिए क्या होता है कि इनके बीच बीच में जो है, मान लीजिए कि अगर ये हमारा फिंगर्स है, ये हमारा कैपिलरीज हो गया गोमेस कैप्सूल के अंदर, तो इसके बीच में क्या होता है कि मेजेंजियल सेल्स होते हैं। मेसेंजर सेल्स क्या करते हैं कि इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, इनको मतलब कि बांध के रखते हैं। और इस केस में क्या होता है कि ये मैसेंजर सेल्स भी डैमेज होते हैं। जो इनके बीच बीच में जो मैसेंजर सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होते हैं। मैसेंजर सेल्स का स्पेलिंग अगर गलत हो तो चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे हमने देखे कि एंडोथेलियल सेल्स जो है ये कैपिलरीज का जो लाइनिंग होता है, फर्स्ट बैरियर, तो ये हो गया। दूसरा जो है पोडोसाइट्स हो गया। और हम ध्यान देने वाला बात ये है कि जो एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं, जो कैपिलरीज जो होता है वुमेन्स के कैप्सूल के अंदर, तो एंडोथेलियल सेल्स के बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है तो वो सेल से नहीं, वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसलिए उसे हम मतलब कि सेल्स नहीं कहेंगे। तो एंडोथेलियल, तो इसमें क्या होता है डायबिटीज़ के केस में, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से जब ये कैपिलरीज में आते हैं तो जो इंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, चूँकि ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से इंडोथेलियल सेल्स में बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स डैमेज होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डैमेज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन कम होता है और फाइनली जो है इंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं और लीकी होते हैं। और दूसरा क्या है
कि जो पोडोसाइट्स जो है, जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर इनके फूड प्रोसेसेस जो होते हैं, तो चूँकि ज़्यादा जो पोडोसाइट्स जो हैं, तो पोडोसाइट्स भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें भी जो है ग्लूकोज के एंट्री के लिए इंसुलिन का ज़रूरत नहीं होता है, तो इसलिए डायबिटीज़ के केस में जब बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो बहुत ज़्यादा इनके पोडोसाइट्स के अंदर मतलब कि ग्लूकोज इंटर करते हैं और इन्हें डैमेज करते हैं। और इस वजह से इनके जो फूड प्रोसेसेस हैं, वो भी डिजेनरेशन होने लगता है। जो कैपिलरीज के अराउंड जो फूड प्रोसेसेस है, जो कि एक बैरियर के तरह काम करते हैं, तो वो डैमेज होते हैं। तो चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो प्रोटीन्स है उसको मतलब कि नेफ्रॉन के अंदर ना आए। और जब पोडोसाइट्स डैमेज होंगे, जो इसके फूड प्रोसेसेस डैमेज होंगे, तो उस वजह से क्या होता है कि जो एल्बुमिन जो होता है, जो प्रोटीन्स जो होते हैं, तो वो लीक होने लगते हैं। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है इंडोथेलियल सेल्स को डैमेज किया, पोडोसाइट्स को डैमेज किया। और तीसरा जो है होता है मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स में भी क्या होता है कि जब एजीई बाइंड होता है एडवांस ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू भी आता है, या फिर जो अनदर जो टिश्यूज होते हैं, तो उसके थ्रू जब ये एजीई आता है, डैमेज्ड प्रोटीन्स जो कि ग्लूकोज के स्टिक होने के बाद जो प्रोटीन्स डैमेज होते हैं, तो वो एजीई बनता है। तो वो जब मैसेंजर सेल्स के पास जाते हैं, तो वो इनसे जब बाइंड होते हैं, तो ये भी क्या होता है कि सेम थिंग, ये भी मतलब कि ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करने लगते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब कि जो सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस रिलीज होता है सेल्स के द्वारा, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। और चूंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो मैसेंजियल सेल्स जो होते हैं, वो कैपिलरीज के बीच बीच में जो है एक सपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके बीच में होते हैं। और जब ये ग्लूकोज के द्वारा, जो एजीई के द्वारा जब ये एक्टिवेट होते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो कैपिलरीज है, वो प्रेशर फील करते हैं, डैमेज होते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है कैपिलरीज में, वो भी कम होने लगता है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर उनका प्रोडक्शन हो गया, तो ये इतना कंप्रेस करते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डिजेनरेशन होते हैं, डाई होने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है इनमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, डैमेज ज़्यादा होता है, तो ये डाई होने लगता है। और मेसेंजियल सेल्स क्या करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करता है कि जो कैपिलरीज है उनको डैमेज करता है। तो ये तो था मतलब कि किस तरीके से ग्लूकोज इंटर करता है, एजी फॉर्मेशन करता है, और उस इसके वजह से जो है ये सेल्स डैमेज होते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा मैकेनिज्म साथ ही साथ होता है कि चूँकि डायबिटीज़ के केस में जब ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं, तो जब ये कैपिलरीज में आते हैं, जो नेफ्रॉन्स में आते हैं, तो चूँकि ग्लूकोज ग्लूकोज भी फ़िल्टर होता है और उनका रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, पीसीटीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये इनको रीअब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो ग्लूकोज होता है, वो जो रीअब्ज़ॉर्ब होता है नेफ्रॉन्स के द्वारा। और चूँकि
डायबिटीज़ के केस में ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का रीअब्ज़ॉर्प्शन नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है। और जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रीअब्ज़ॉर्ब होता है, तो इसको फ़ॉलो करके जो सोडियम है, वो भी रीअब्ज़ॉर्ब होता है। ग्लूकोज को सोडियम फ़ॉलो करता है, और जब ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा नेफ्रॉन्स के द्वारा, तो जो सोडियम होता है वो भी रीअब्ज़ॉर्प्शन होते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से, और चूँकि जो सोडियम होता है तो उसको वाटर फ़ॉलो करता है। सोडियम ज़्यादा अगर रीअब्ज़ॉर्ब होगा तो वाटर भी ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब होगा। और इस वजह से क्या होता है कि हमने देखा कि नेफ्रॉन्स के पार्ट्स जो होते हैं, जो बोवेन्स कैप्सूल हो गया, जो पीसीटी हो गया, लुकोफेंडे और डीसीटी, तो सबसे जो लास्ट वाला जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है डीसीटी, तो वो इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इसका जो लास्ट वाला जो डीसीटी जो पार्ट है, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है जो एफरेंट आर्टेरियोल है, जिससे कि ब्लड आता है नेफ्रॉन्स में, तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। और ये जो डीसीटी जो होता है, तो इस पे जो सेल्स होते हैं, इस पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। और ये जो मैकुला जो डेंसा जो है, चूँकि जो फ़िल्ट्रेट है, जो नेफ्रॉन से जो फ़िल्टर होकर के जो ट्यूब्यूल में सब्सटेंसेस आते हैं, तो वो अंत में कहाँ जाते हैं, तो ये डीसीटी में जाते हैं, और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो नॉर्मल जो हेल्दी नेफ्रॉन्स होता है, तो वो इस तरीके से काम करता है कि जब फ़िल्ट्रेट डीसीटी से जब पास होते हैं, तो वो सेंस करता है कि सोडियम का जो अमाउंट है, जो सोडियम का जो मात्रा है वो कितना है। और अगर सोडियम का मात्रा अगर कम होता है, तो इसे लगता है, जो नेफ्रॉन से इसे लगता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, इसलिए जो है सोडियम यहाँ पर कम है। तो ये क्या करता है कि इसके वजह से क्या होता है कि ये जब सेंस कर लेता है कि सोडियम का मात्रा कम है, तो ये क्या करता है कि जो आर्टेरियल्स एफरेंट आर्टेरियल है, जिससे कि ब्लड इसमें आ रहा है, जो हमारे नेफ्रॉन्स में आ रहा है, तो इसे डायलेट कर देता है, मतलब कि इसे चौड़ा कर देता है। और साथ ही साथ रास एक्टिवेट होता है, रेंजिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रास क्या करता है कि जो ब्लड प्रेशर है उसे बढ़ा देता है, और ये एफरेंट आर्टेरियल क्या होते हैं कि वो डायलेट हो जाते हैं। तो जब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चूँकि डायबिटीज़ के केस में ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको फॉलो करके सोडियम भी जो है वो भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उस वजह से बहुत ही कम मात्रा जो है वो डीसीटी तक जाता है। और जब डीसीटी तक कम सोडियम पहुँचता है, तो वो सेंस कर लेता है, और उसे लगता है कि मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम है, और वो क्या करता है कि जिससे ब्लड आ रहा था फ़िल्टर होने के लिए अफरेंट आर्टरी को, उसे डायलेट कर देता है। और डायलेट करता है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो है रास एक्टिवेट होता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस मतलब कि जब आर्टेरियल डायलेट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कैपिलरीज में, जो मोमेंट्स कैप्सूल के अंदर जो हमारा ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज है, उसमें ज़्यादा जो है ब्लड आते हैं, और ये क्या करते हैं कि बलून लाइक फूल जाते हैं, मतलब कि डायलेट हो जाते हैं। कैपिलरीज जो होता है वो नॉर्मल जो अमाउंट जो पहले था उससे ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि चूँकि कैपिलरीज ज़्यादा डायलेट हो जा रहे हैं, ज़्यादा चौड़े हो जा रहे हैं, तो उसके बीच-बीच में जो मेसेंजियल सेल्स जो सपोर्टिंग का काम करता है, तो वो मतलब कि कंप्रेस होता है, उसे मतलब कि वो पुल होता है, उसे खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि वो मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा जो लूप्स हैं, जो कैपिलरीज के लूप्स जो हैं, उसे होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। तो जब ये कंप्रेस करते हैं डायलेशन के द्वारा,
तो मान लीजिए कि ये एक लूप हो गया कैपिलरीज का और ये एक लूप हो गया कैपिलरीज का। और जब ये दोनों डायलेट हो गए तो बीच में जब जो मेसेंजियल सेल्स है तो वो कंप्रेस होता है। और जब वो कंप्रेस होगा तो इससे जब इंजरी फील होता है तो वो क्या करता है कि वो इसे नॉर्मल शेप में लाने के लिए वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। जो जो मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं इनके बीच में वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन दोनों लूप्स के बीच में जब ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होने लगता है तो ये भी अब कंप्रेस करने लगते हैं जो कैपिलरीज है उनको। और चूँकि ये जो ग्लूकोज का जो अ, मात्रा है वो ज़्यादा होता ही है और उस वजह से जो आर्टेरियल्स का डायलेशन है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होना ही है, पर फिर भी ये कंप्रेस कर रहा है तो उस वजह से क्या होता है कि ये डैमेज होते हैं। जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, ये डैमेज होते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन होता है तो ये क्या करता है कि कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर देता है। जो कैपिलरीज है उनको ब्लॉक कर देता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, मतलब कि जो ये कैपिलरी है इनसे ब्लड का जब सप्लाई नहीं हो पाता है तो ये डाई होने लगते हैं और इस तरीके से जो है नेफ्रॉन डाई होने लगता है। और ये अगर बहुत ही लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलता है तो मतलब कि जब पहले कुछ अगर नेफ्रॉन्स डाई होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जो बचे हुए हैं उन पे। और सेम प्रोसेस उनके साथ भी होता है कि जो डायलेशन है वो होगा, प्रेशर पड़ेगा मैसेंजियल सेल्स पे, मैसेंजियल सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करेगा और फिर जो है वो मतलब कि प्रेशर पड़ने की वजह से, इंजरी होने की वजह से वो भी डाई होने लगते हैं। तो साथ ही साथ दो मैकेनिज्म की वजह से, एक तो जो हमारा ग्लूकोज की वजह से जो एजीई जो एक्टिवेट किया इंफ्लेमेटरी प्रोडक्शन या फिर आरओएस का प्रोडक्शन, तो ये क्या किया कि डैमेज तो किया ही किया इन्फ्लेमेशन, और साथ ही साथ ये जो प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं तो ये भी कंप्रेस करते हैं, ब्लॉक करते हैं और इस वजह से क्या होता है कि नेफ्रॉन्स जो है वो डाई होने लगते हैं। और बहुत ही लंबे मतलब कि समय तक अगर इसी तरीके से अगर ग्लूकोज ज़्यादा रहता है तो धीरे धीरे करके मतलब कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत ही डाई होने लगते हैं और हमारा जो किडनी है वो मतलब कि मतलब जितना उसे ब्लड फ़िल्टर करना है वो उतना नहीं कर पाता है, तो किडनी फेलियर का जो है कंडीशन कॉम्प्लिकेशन राइज़ होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए जो डायलिसिस होता है तो उसका ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है, इस तरीके से जो है डायबिटीज़ के केस में ये डैमेज करता है। तो क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा होता है डायबिटीज़ के केस में, तो वो जब एंटर करता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कैपिलरीज के अराउंड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है तो प्रोटीन से बनकर बना होता है, मतलब कि कोलेजन्स जो होता है उनका एक अरेंजमेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो, और चूंकि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके जो प्रोटीन्स हैं
वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये रिपेल करते हैं जो प्रोटीन्स हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, तो उन्हें रिपेल करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये एक बैरियर के तरह काम करता है और ये प्रोटीन्स को लीक आउट होने से रोकता है। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, तो ये जब मेम्ब्रेन्स में जाते हैं, तो वहाँ के जो प्रोटीन्स हैं उससे स्टिक होकर के वो क्या करते हैं कि उन्हें डैमेज करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि धीरे-धीरे ये डैमेज होकर के ये जो जमा होते हैं, चूँकि डैमेज जो प्रोटीन्स हैं, जो एजी का फॉर्मेशन होता है, तो वो जल्दी मतलब कि ये वहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है। जब ग्लूकोज प्रोटीन्स से जब बाइंड होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के जो प्रोटीन्स हैं उनसे बाइंड होते हैं, तो उनका जो पहले से एक अरेंजमेंट था, जो मेम्ब्रेन्स जो था वो पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें, और जो उसमें एक अरेंजमेंट था, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो चूँकि प्रोटीन्स डैमेज होते हैं, तो ये जमा होने लगता है, मतलब कि जो डैमेज प्रोटीन होते हैं वो जमा होने लगते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो थिक हो जाता है। और थिक होने का मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा बैरियर जो है वो मोटा हो गया, तो इससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्रोटेक्शन करेगा फ़िल्टर होने के लिए, कि किसी भी सब्सटेंस को मतलब कि जो प्रोटीन्स है उसे आने से रोकेगा, तो ऐसा नहीं है। ये ठीक तो होता है, पर ये मतलब कि फंक्शन सही नहीं करता है। इसका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं होता है। पहले जो एक नॉर्मल हेल्दी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था, तो उसका एक अरेंजमेंट होता है। पर इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं इन प्रोटीन्स को, तो उनका एक डिसअरेंजमेंट हो जाता है। वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, और वो लीकी हो जाते हैं, और साथ ही साथ स्टिफनेस हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो था पहले वो नहीं हो पाता है। और इस वजह से क्या होता है कि चूँकि प्रोटीन्स डैमेज होने की वजह से जो इनका एक नेगेटिव जो एनवायरनमेंट था, जो रिपेल करने का जो क्वालिटी था, तो वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो चांसेस हो जाते हैं प्रोटीन के लीक होने के, वो ज़्यादा हो जाते हैं।
तो दूसरा जो मैकेनिज्म है तो वो इस तरीके से हुआ कि ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन्स है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो जब रीअब्जॉर्प्शन जो ग्लूकोज का ज़्यादा होता है तो उसे फॉलो करते हुए जो सोडियम्स जो होते हैं तो वो भी रीअब्जॉर्प्शन उनका ज़्यादा होता है और इनको जो है फॉलो करता है वाटर। तो जब सोडियम ज़्यादा होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा सोडियम जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जब मान लीजिए कि ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है और जब यहाँ से जो फिल्ट्रेट पीसीटी में आते हैं और पीसीटी में आते हैं तो चूँकि इसमें जो फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज है, सोडियम है, वाटर है, तो ये सब फिल्टर होकर के जब पीसीटी में आते हैं तो जब ग्लूकोज चूँकि ज़्यादा रीअब्जॉर्ब्स हो जा रहा है, हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब्स कर ले रहा है, जो नेफ्रॉन्स के जो पार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का हो रहा था। इनको फॉलो करते हुए जो साथ में जो सोडियम और जो वाटर है वो भी साथ में आते हैं, तो सोडियम जब ग्लूकोज को फॉलो करता है तो ये भी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और चूँकि यहीं पर ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का हो रहा है तो जो इसके अनदर जो लास्ट में जो पार्ट आता है जो डीसीटी का होता है, तो वहाँ पर जब सोडियम कम पहुँचता है तो वहाँ पर सेंसरी मतलब वहाँ के जो सेल्स जो होते हैं उसे मैकुला डेंसा कहते हैं। तो उनमें एक क्वालिटी होता है कि वो सेंस करते हैं कि सोडियम का अमाउंट कितना है और उसी हिसाब से वो सेंस करके वो जो ब्लड प्रेशर है या फिर जो आर्टेरियल का जो डायटेशन है उसको मतलब कि वो करता है। और जब शुरू में ही जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जा रहा है तो जब डीसीटी में कम पहुँचेगा सोडियम तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एफरेंट आर्टेरियल जो होता है जिसके थ्रू ब्लड आता है नेफ्रॉन्स में और उसके बाद कैपिलरी में जाता है तो ये एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट कर देता है। और जब एफरेंट आर्टेरियल डायलेट हुआ तो उस वजह से ज़्यादा जो ब्लड है वो कैपिलरीज में आते हैं और जब कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा ब्लड आते हैं तो चूँकि कैपिलरीज के जो लूप्स हैं तो उसके बीच-बीच में जो है जो मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं वो होते हैं। और क्योंकि पहला तो डायलेशन और दूसरा से प्रेशर दोनों ज़्यादा होने की वजह से जो मेसेंजियल सेल्स होता है, जो कैपिलरीज के बीच-बीच में जो मेसेंजियल जो सेल्स है तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब कि पुल फ़ील करने की वजह से, दबाव फ़ील करने की वजह से, इंजरी फ़ील करने की वजह से वो ईसीएम का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। जो उनके बीच-बीच में जो कैपिलरीज के बीच में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं, जो फाइब्रस मतलब कि जब ये ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो जो हमारे जो कैपिलरीज होते हैं वो डाई होने लगते हैं और इस वजह से क्या होता है कि फाइब्रोसिस इसे बोलते हैं, मतलब कि जो मेन जो कैपिलरीज हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू से, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, तो उसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा ब्लड आता है कैपिलरीज में तो उससे ये प्रेशर फील करते हैं और ये क्या करता है कि जो मेसेंजियल जो सेल्स होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है और ये लंबे समय तक जो है ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और जो कैपिलरीज के जो लूप्स होते हैं उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा ये जमा होने की वजह से जो मेन जो टिश्यूज जो हैं, जो मेन कैपिलरीज हैं, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं ये फाइबर टिश्यू से और क्या होता है अंत में कि या तो जो ब्लड जो है वो फ़िल्टर होने के लिए इसका अमाउंट कम हो जाता है कैपिलरीज में या फिर वो ड्राई होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि या तो ब्लड कम हो जाता है या फिर नेफ्रॉन्स ड्राई होने लगते हैं। और जब क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि लंबे समय तक अगर यही प्रक्रिया अगर चलता रहता है तो जो जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो डाई होने लगते हैं और जब ये डाई होते हैं तो फिर ये साइकिल चलता रहता है। ग्लूकोज चूँकि ज़्यादा रहता है तो जो
एक्स्ट्रा सेलुलर अनदर जो बचे हुए जो नेफ्रॉन्स है, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा जो है किडनी डैमेज होता है, और जो फिल्टर का जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होता है। तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से होता है कि क्या होता है कि नेफ्रॉन्स, चूँकि जो नेफ्रॉन्स होते हैं तो उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, तो उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, मेसेंजियल सेल्स होते हैं, ये सभी सेल्स जो हैं ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। और डायबिटीज़ के केस में चूँकि इनमें इंसुलिन का ज़रूरत नहीं होता है ग्लूकोज को इंटर करने के लिए इनके अंदर, तो डायबिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से ये ईज़िली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सेल्स के अंदर जाते हैं और इन्हें डैमेज करते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं, जो फाइब्रोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये डैमेज होते हैं। ये पहला मैकेनिज़्म था। दूसरा मैकेनिज़्म क्या था कि इसका जो कैपिलरीज़ के जो एंडोथेलियल सेल्स का जो इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो उसपे जब ग्लूकोज वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जाते हैं तो उन्हें डैमेज करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि वो जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले फ्लेक्सिबल था, थिन था, और उसका जो एक नेचर था नेगेटिवली चार्ज था, और एक अरेंजमेंट था प्रोटीन्स का। तो और जब डायबिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में आकर के जो प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा जमा होते हैं, तो वो थिक हो जाता है, इनका जो डीएस अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये लीकी हो जाते हैं। और चूँकि पहले फ्लेक्सिबल थे तो डैमेज होने के बाद ये क्या होता है कि स्टिफ हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो स्टिफ, लीकी और थिक हो जाता है। तीसरा मैकेनिज़्म क्या था कि चूँकि अर्ली डायबिटीज़ के केस में ही क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहने लगता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो है वो इसका रिएब्सॉर्प्शन करता है। इसको फॉलो करते हुए क्या करता है कि जो सोडियम होता है वो भी ज़्यादा रिएब्सॉर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि शुरू में ही सोडियम ज़्यादा रिएब्सॉर्ब हो गया तो ये डीसीटी तक बहुत ही कम पहुँचता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के जो मैकुला डेंसा है वो मतलब कि सेंस करता है कि लो सोडियम मतलब कि कम ब्लड का फ्लो है, तो ये क्या करता है कि ब्लड फ्लो बढ़ा देता है एफरेंट आर्टेरियल में। और जब एफरेंट आर्टेरियल में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो जो कैपिलरीज होते हैं तो उसमें भी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो इन कैपिलरीज के बीच में जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो कैपिलरीज है वो डैमेज होते हैं, स्कार का फॉर्मेशन होता है इन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इनके द्वारा, और फाइनली जो है जो नेफ्रॉन्स है वो डाई होने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है, और चूँकि जब ये सारे डैमेज हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये डाइलेशन होते हैं, कैपिलरी जब डायलेट होते हैं तो इनके कैपिलरीज के अराउंड जो फूड प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के, तो वो क्या होते हैं कि वो डैमेज होते हैं स्ट्रेच होने की वजह से। वो क्या होते हैं कि वो भी डैमेज होते हैं, और वो स्ट्रेस फील करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो पोडोसाइट्स जो है, क्योंकि पोडोसाइट्स जो होता है उसका जो फूड प्रोसेसेस इंटरलॉक के द्वारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है प्रोटीन के फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। और इसमें जब ये डाइलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं कैपिलरीज, तो ये भी जो पोडोसाइट्स के जो फूड प्रोसेसेस हैं ये ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस्ड होते हैं, और
कुछ जो है स्ट्रेस की वजह से इनमें के जो पोडोसाइट्स जो सेल हैं वो अपोप्टोसिस का मतलब कि एक्टिवेट हो जाता है उनके अंदर, मतलब वो सेल डाई होने लगते हैं, या फिर कुछ जो है वो डिटैच हो जाते हैं उनसे कैपिलरी से। और इस तरीके से क्या होता है कि जब ये पोडोसाइट्स जो इनके जो स्लिट्स जो होते हैं, इनके जो फुट्स जो होते हैं, तो ये जब डैमेज हुए तो जो एक नेगेटिवली चार्ज था, जो एक इंटरलॉक साइज बनाया था कि एल्ब्यूमिन पास ना करे, तो ये सारे क्या होते हैं कि जब ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, जो क्योंकि कैपिलरीज के ऊपर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब ये फूड प्रोसेसेस हैं इंटरलॉक हैं, और जब कैपिलरीज ज़्यादा डायलेट होगा तो ये भी ज़्यादा डायलेट होंगे, और इनका जो जो पोर्स है, जो इनके जो बीच में गैप वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ गैप तो बढ़ता ही है, और जो इनके जो फूड प्रोसेसर से जो प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो वो भी डैमेज होते हैं, मतलब कि वो भी डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पहला तो गैप ज़्यादा, ऊपर से प्रोटीन्स डिसफंक्शनल, प्रोटीन डैमेज, तो इन दोनों फैक्टर से पोडोसाइट्स जो होते हैं वो मतलब कि डाई भी होते हैं, डिटैच भी होते हैं, और इस वजह से आसानी से जो है जो प्रोटीन्स जो है वो लीक करने लगते हैं। और इन लीक्स के वजह से क्या होता है कि जो अनदर जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी डैमेज होते हैं प्रोटीन्स के, मतलब कि जब प्रोटीन्स नॉर्मल केस में प्रोटीन्स नहीं जाना चाहिए, अल्ब्यूमिन जो है वो ट्यूब्यूल से नहीं जाना चाहिए, पर इसमें जब ये लीक आउट होते हैं तो ये भी डैमेज करते हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं तो वो भी डैमेज करते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा, मतलब ये बहुत ही मेन फैक्ट है कि जो पोडोसाइट्स हैं वो डैमेज होते हैं, और इनके जब फूड प्रोसेसेस वाइड होते हैं और डिसफंक्शनल होते हैं, डिटैच होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लीकी हो जाता है, और जो प्रोटीन है वो ज़्यादा लीक आउट होते हैं। और साथ ही साथ जब प्रोटीन्स लीक आउट होते हैं तो जो कैपिलरीज के बीच में जो मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं, तो ये इंजरी फील करते हैं। ये जो जब प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा लीक आउट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसफंक्शनल होने की वजह से, जो पोडोसाइट्स है उनके मतलब कि डैमेज होने की वजह से, जब ज़्यादा प्रोटीन्स लीक आउट होते हैं तो जो बीच बीच में जो मेसेंजियल जो सेल्स हैं ये मतलब कि एक्टिवेट होते हैं, और ज़्यादा जो है ईसीएम का प्रोडक्शन करते हैं। ये भी मतलब कि फैक्ट है कि जब प्रोटीन्स लीक आउट होते हैं तो ये जो मेसेंजियल जो सेल्स हैं ये ज़्यादा जो है ईसीएम का प्रोडक्शन करते हैं, और ये स्कार का फॉर्मेशन करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है वो डैमेज होते हैं। तो इस तरीके से जो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है।